हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ एडु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का अध्याय बिहार में अफगान शासन से संबंधित है। चूँकि यह बिहार के इतिहास का 12वां वीडियो है एवं मध्यकालीन बिहार के सीरीज का दूसरा वीडियो है। मध्यकालीन बिहार के प्रथम अध्याय में आपने बिहार में तुर्कों या सल्तनत शासकों के शासन को देखा और अंत में तैमूर के आक्रमण के साथ बिहार जौनपुर का भाग बन गया, यह भी जाना। आज के अध्याय में हम मुगलों के मध्य में उदित अफगान शासक शेर शाह सूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि भारत में मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। पीछे आप सल्तनत काल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब मुगल शासकों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका प्रभाव बिहार पर क्या रहा यह भी जानेंगे। बिहार से पूर्व दिल्ली पर मुगलों का आगमन कैसे हुआ, इसके बारे में संक्षेप जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि शेर शाह सूरी और मुगल दोनों समानांतर रूप से उदित हो रहे थे। जहां दिल्ली में मुगल शासक स्थायित्व प्राप्त कर साम्राज्य विस्तार कर रहा था, वहीं बिहार में शेर शाह सूरी भी अपने प्रभाव को स्थापित कर अपना साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ चुका था। तो आइए संक्षेप में भारत में मुगलों के आगमन को समझते हैं। चूँकि इसका विस्तार अध्ययन भारत के मध्यकालीन इतिहास में विशेष कर पढ़ेंगे। साथ ही साथ बिहार का अगला टॉपिक बिहार में मुगलों का शासन में भी मुगल के आगमन आदि के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ शेर शाह को आसानी से समझने के लिए संक्षेप में मुगलों के शासन के प्रारंभ कालक्रम को जानते हैं। बाबर फरगना जैसे एक छोटे से क्षेत्र का शासक था। यह अपनी महत्वाकांक्षा के कारण साम्राज्य विस्तार प्रारंभ किया और भारत में 1526 से पूर्व यह कई बार आक्रमण किया। अंततः 1526 में काबुल आया और काबुल से ही इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा और 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध ने दिल्ली में सल्तनत काल को हटाकर मुगल शासन को स्थापित किया। इस प्रकार भारत में मुगलों के संस्थापक या मुगल वंश के संस्थापक बाबर था। चूँकि बाबर मात्र 4 वर्ष ही भारत पे शासन कर पाया और वो 4 वर्ष युद्ध से ही जुड़ा रहा। बाबर का महत्वपूर्ण 4 युद्ध इस प्रकार है। पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 में हुआ। 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। इस चंदेरी के युद्ध में इसके सैनिकों में एक व्यक्ति था जो भारत के सम्राट बनने की आकांक्षा से ओतप्रोत था और वह बाबर के युद्ध के रणनीतियों को समझ भी रहा था। चूँकि चंदेरी के युद्ध में बाबर का सहायक था, परंतु उसी के रणनीति को यह देख भी रहा था और वह कोई और व्यक्ति नहीं, शेर शाह सूरी था। चौथा युद्ध हुआ घाघरा का युद्ध 1529 में। 1529 के बाद 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुमायूं दिल्ली की गद्दी पे आसीन हुआ। यह साम्राज्य विस्तार करना प्रारंभ किया और जब यह साम्राज्य विस्तार करते हुए बिहार बंगाल के क्षेत्र की ओर बढ़ा, तो इसे यही एक प्रभावशाली शासक का सामना करना पड़ा, जिसका नाम था शेर शाह सूरी, जिसने मुगल शासक हुमायूं को टक्कर दिया और दिल्ली पर स्वयं अपना शासन स्थापित किया। तो आइए आज का हम मुख्य टॉपिक शेर शाह सूरी को स्टार्ट करते हैं। अगर भाग्य मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुगलों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। यह कथन शेर शाह सूरी का है। शेर शाह सूरी जब चंदेरी के युद्ध में बाबर को सहायता प्रदान कर रहा था, उसी समय यह कथन बोला था।
क्योंकि उस समय यह मुगल सेना का एक सैनिक था और अंततः अपनी बातों को सत्य सिद्ध करते हुए शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत में सूरवंश के द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो आइए हम शेर शाह सूरी के प्रारंभिक जीवन को देखते हैं। शेर शाह का बचपन का नाम फरीद था। फरीद के दादा का नाम इब्राहिम सूर था एवं पिता का नाम हसन सूर था। फरीद के दादा इब्राहिम सूर एक घोड़े के व्यापारी थे। बाद में इनके दादा इब्राहिम सूर और पिता हसन सूर हिसार फिरोजा के अफगान सरदार जमाल खां के यहाँ सैनिक की नौकरी कर ली। वहीं फरीद का जन्म हुआ था। जब दिल्ली की गद्दी पर सिकंदर लोदी आसीन था, उसी समय जमाल खां को सिकंदर लोदी ने बिहार एवं उत्तर प्रदेश में स्थित जौनपुर का जागीर प्रदान किया। चूँकि जमाल खां के सैनिकों में हसन सूर भी शामिल था, इसलिए वह जमाल खां के साथ जौनपुर आ गया, अर्थात हसन भी उसके साथ जौनपुर आ गया। जौनपुर आते ही जमाल खां ने हसन को कई जगह की जागीर प्रदान कर दी। सहसराम, हाजीपुर, ख्वासपुर, टांडा आदि की जागीर जमाल खां ने हसन को प्रदान किया। फरीद भी अपने पिता के साथ इन क्षेत्रों में आकर रहने लगा। चूँकि हसन यानी फरीद के पिता की 4 पत्नियां थीं और 8 पुत्र थे। फरीद उसमें से सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था। चूँकि हसन अपनी सबसे छोटी रानी को अत्यधिक महत्व देता था एवं बड़ी रानी एवं उनके पुत्र पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था, जिसके कारण फरीद का प्रारंभिक जीवन सुखमय नहीं रहा। फलतः 22 वर्ष की अवस्था में शेर शाह सूरी सासाराम को छोड़ जमाल खां के पास जौनपुर चला गया, जहां उसने अपनी शिक्षा पूरी की। मां को सम्मान न देने के कारण शेर शाह सूरी और हसन के बीच आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, परंतु जमाल खां ने शेर शाह सूरी और हसन के बीच मध्यस्थता की और हसन को अपने जागीर की देखभाल के लिए शेर शाह सूरी को सौंपने के लिए कहा। फलतः एक युवक के रूप में शेर शाह पिता का जागीर संभाला। इन्हीं क्षेत्रों के जागीर संभालने के क्रम में शेर शाह के लिए बिहार एक सैनिक पाठशाला साबित हुआ, क्योंकि जौनपुर में जो भी यह शासन व्यवस्था के बारे में सीखा उसे इन जागीरों पर उसने लागू किया। जबकि सासाराम प्रशासनिक प्रयोगशाला बना। सहसराम वर्तमान समय में इसे ही सासाराम कहा गया है। सासाराम में उसने पट्टा एवं कबूलियत का प्रथम बार प्रयोग किया था। पट्टा मुख्य रूप से राज्य किसान को जो भूमि देता था उसका विवरण एक सरकारी दस्तावेज में लिखा जाता था, जिसे पट्टा कहा जाता था, और दूसरी ओर वह किसान उस प्राप्त भूमि पर कितना लगान देना है वह कबूल करता था, उसे ही कबूलियत कहा जाता था। इस प्रकार पट्टा एवं कबूलियत जमीन के दस्तावेज से संबंधित था। शेर शाह सूरी ने एक नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत की, जिसे उत्तर भारत में जब्त प्रणाली कहा गया। जब्त प्रणाली के अंतर्गत सर्वप्रथम भूमि का माप किया जाता था और भूमि के माप के आधार पर ही लगान का निर्धारण किया जाता था। इस प्रकार वह अपने पिता का शासन संभाल रहा था, परंतु इनकी सौतेली माँ और सौतेला भाई इसे आसानी से शासन नहीं करने दिया और अफगान शासक मोहम्मद खां की सहायता से शेर शाह सूरी के साथ जागीर की बंटवारा की बात की। फलतः शेर शाह सूरी अपनी सुरक्षा को देखते हुए कुछ समय बिहार के सरदार बहार खां नुहानी के यहाँ नौकरी कर ली। एक बार माना जाता है शेर शाह सूरी और बिहार के शासक बहार खां नुहानी शिकार पे गए हुए थे। बहार खां को शेर से रक्षा करने के कारण बहार खां ने शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि प्रदान की। चूँकि शेर शाह एक प्रतिभावान व्यक्ति था, जिसके फलस्वरूप बहार खां के शासन में इसका वर्चस्व का भी काफी बढ़ता जा रहा था। शेर शाह की बढ़ती हुई वर्चस्व को देखकर इसके प्रतिद्वंदियों ने बहार खां को भड़काना शुरू कर दिया। फलतः शेर शाह दक्षिण बिहार छोड़कर बाबर की सेवा में चला गया, जो कि आप अभी पीछे देखे थे कि चंदेरी के युद्ध में बाबर की सेना में शेर शाह सूरी भी शामिल था। इस प्रकार
बिहार क्षेत्र से शेर शाह सूरी बाबर की सेना में दिल्ली पहुंच गया और जब चंदेरी का युद्ध हो रहा था उस समय बाबर की सेना में शामिल होकर युद्ध में शामिल हुआ। परंतु कुछ समय उपरांत पुनः शेर शाह सूरी दक्षिण बिहार लौट आया और वहीं जो बहार खां बिहार का शासक था उसके यहाँ पुनः नौकरी प्रारंभ कर दी। इस बार आने के उपरांत बहार खां नुहानी ने शेर शाह सूरी को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया, क्योंकि जलाल खां अल्प आयु में ही शासक इसे बना दिया गया था और अल्प आयु के शासकों के लिए हमेशा एक संरक्षक नियुक्त किया जाता था। जब बहार खां की मृत्यु हो गई तो इसकी पत्नी ने भी अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण के रूप में शेर शाह सूरी को ही बनाए रखा। परंतु प्रतिद्वंदियों का शिकार इस बार भी शेर शाह सूरी को होना पड़ा। उसी समय बंगाल के शासक नुसरत शाह ने दक्षिण बिहार, जहां जमाल खां शासक बना हुआ था और शेर शाह सूरी जमाल खां का संरक्षक बना हुआ था, वहां आक्रमण किया। परंतु शेर शाह की प्रतिभा के कारण नुसरत शाह पराजित हो गया। परंतु षड्यंत्रकारी जमाल खां को काफी भड़का रखा था। फलस्वरूप जमाल खां पश्चिम बंगाल के शासक नुसरत खां की मदद से शेर शाह सूरी की हत्या करने की सोची, परंतु वह हत्या करने में असफल रहा। चूँकि जमाल खां अल्प आयु का था, असफल होने के कारण नुसरत शाह उसे लेकर स्वयं बंगाल भाग गया और इस प्रकार जमाल खां के स्वयं बंगाल भाग जाने के उपरांत शेर शाह सूरी दक्षिण बिहार से अपना शासन प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार आपने देखा कि प्रतिद्वंदियों के षड्यंत्र का शिकार शेर शाह को होना पड़ा। जलाल खां बंगाल के शासक नुसरत शाह की सहायता से शेर शाह की हत्या करनी चाहिए, परंतु असफल होकर जमाल खां स्वयं नुसरत शाह के साथ बंगाल भाग गया। जमाल खां स्वयं भाग जाने से शेर खां अर्थात शेर शाह सूरी का मार्ग स्वतः ही साफ हो गया। उसने हजरत आला की उपाधि ग्रहण की और दक्षिण बिहार का वास्तविक स्वामी बन गया और यहीं से इसने अपना साम्राज्य विस्तार प्रारंभ कर दिया। आप चित्र में देखें, यह क्षेत्र चुनार है। यहीं के किला का किलेदार ताज खां था। इसके मृत्यु के बाद इस किले को उनकी विधवा पत्नी लाड मलिका संभाले हुई थी। 1530 ईस्वी में शेर शाह ने चुनार के किलेदार, जो अभी देखा आपने ताज खां थे, उनकी विधवा पत्नी लाड मलिका से विवाह कर लिया और अपनी आर्थिक और सैनिक शक्ति का विस्तार किया, क्योंकि उस समय चुनार के क्षेत्र भी इसके अधीन हो गया और यहाँ का सैन्य शासन एवं धन संपत्ति भी शेर शाह सूरी के अधीन हो गया। शेर खां ने 1534 में बंगाल के प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया और अंततः 1534 तक बंगाल में महमूद शाह नामक एक अयोग्य शासक शासन कर रहा था। फलतः शेर शाह ने इसके प्रवेश द्वार तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया और यहाँ से बहुत अधिक भूमि, तोपखाना, हथियार, हाथी आदि बहुत सारे सामान इसे प्राप्त हुआ और अंततः 1537 ईस्वी तक शेर शाह ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया। जिस समय शेर शाह सूरी 1534 से 37 के मध्य बंगाल विजय कर रहा था, उसी समय दिल्ली पे आसीन मुगल शासक हुमायूं गुजरात एवं मालवा क्षेत्र को जीतने के उपरांत पूर्व की ओर विजय अभियान किया। हुमायूं ने सर्वप्रथम चुनार के किले का घेरा किया। कूटनीति के तहत शेर शाह सूरी हुमायूं को नहीं रोका, बल्कि उसी समय शेर शाह सूरी बंगाल पर आक्रमण कर बंगाल को लूटा। जब इस बात की जानकारी हुमायूं को पड़ा तो हुमायूं चुनार के किले को छोड़ बिना बिहार को विजय किए वह सीधे बंगाल पर आक्रमण किया, लेकिन तब तक शेर शाह सूरी बंगाल को लूटकर बिहार वापस आ चुका था। अब हुमायूं को पुनः वापस दिल्ली आना था, परंतु उस समय तक शेर शाह सूरी अपनी शक्ति को काफी बढ़ा चुका था। फलतः हुमायूं के वापस जाने के रास्ते को उसने अवरुद्ध किया और 1539 ईस्वी में चौसा नामक स्थान पे दोनों के बीच
हुमायूं एवं शेर शाह के बीच चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। इसके उपरांत शेर शाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य 1540 में बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह पराजित कर उसे भारत से निष्कासित होने को बाध्य कर दिया। फलतः हुमायूं ईरान में जाकर शरण लिया। बिलग्राम के युद्ध अर्थात कन्नौज के युद्ध के उपरांत शेर शाह सूरी दिल्ली पर द्वितीय अफगान शासन को स्थापित करने में सफल रहा और उसकी जो आकांक्षा थी कि एक दिन मुगलों को भारत से निष्कासित कर दे, उसमें वह सफल हो गया। दिल्ली पर अपना शासन स्थापित करने के उपरांत वह उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों को विजिट किया और अपने साम्राज्य को उत्तर भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य को स्थापित किया। शेर शाह सूरी चौसा एवं बिलग्राम का युद्ध रोहतास के किले से ही संपादित करता था और वह अपने परिवार एवं खजाने को रोहतास के किले में ही सुरक्षित रखा था। इस प्रकार आपने देखा कि चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं का पराजय हुई। उसके उपरांत आपने देखा कि बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी को शेर शाह एवं हुमायूं के बीच हुआ। बिलग्राम का युद्ध भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य का नींव डाली, क्योंकि इसके उपरांत हुमायूं को भारत से बाहर निकालने में शेर शाह सफल हो गया एवं शेर शाह बिलग्राम के युद्ध के उपरांत स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। इसके बाद शेर शाह आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया और उत्तरी भारत में सूरवंश को एक विशाल क्षेत्र में स्थापित किया। तारीख ए शेर शाही अब्बास खां सरहानी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, जिससे शेर शाह के शासन काल के प्रशासनिक विवरण की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ तारीख दाऊदी, जो कि अब्दुल्लाह द्वारा रचना किया गया, इससे भी यह पता चलता है कि शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पटना को पुनः बिहार की राजधानी बनाया था। जब यह दिल्ली पे अपना शासन स्थापित करने के बाद उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो उत्तर पश्चिम प्रांत में मुगलों की सक्रियता को रोकने के उद्देश्य से शेर शाह ने सिंध में रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया। यहाँ सिंध इस क्षेत्र में उसने रोहतासगढ़ नामक किले का निर्माण करवाया, क्योंकि हुमायूं दिल्ली से विस्थापित होकर ईरान में शरण ले रखा था। पुनः यह आक्रमण भारत पे न करे, इसी के लिए शेर शाह सूरी ने इस क्षेत्र में रोहतासगढ़ किले का स्थापना किया। बिहार में भी विशेष महत्व रखने वाले रोहतास के किले पर शेर शाह का आधिपत्य था। शेर शाह ने सुलेमान करारानी को बिहार का मुक्ता नियुक्त किया। यही रोहतास का किला है जो बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यहाँ शेर शाह सूरी ने सुलेमान करारानी को शासक नियुक्त कर स्वयं दिल्ली पर शासन करना प्रारंभ कर दिया। शेर शाह सूरी एक योग्य और बुद्धिमान व्यक्ति था, साथ ही साथ इसका प्रशासन व्यवस्था भी काफी कुशल था। शेर शाह ने अपने शासन काल में प्रत्येक कोस अर्थात 8 किलोमीटर की दूरी पर एक सराय का निर्माण करवाया। चूँकि जीटी रोड जो वर्तमान में बांग्लादेश से लेकर अफगान तक 2500 किलोमीटर तक फैला है, जिसके आधुनिक प्रारूप का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। इसी रास्ते में प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी पर शेर शाह सूरी सराय का निर्माण करवाया था और प्रत्येक सराय पे एक हिंदी एवं फारसी ज्ञाता को नियुक्त किया, जिसे कारकुन कहा गया। आज यह जीटी रोड का कुछ क्षेत्र स्वर्णिम चतुर्भुज, जो कि दिल्ली से कोलकाता तक के रास्ता है, उसका भाग है। अभी आपने देखा कि प्रत्येक सराय में एक पारसी और एक हिंदी ज्ञाता या जानकार को अनुवादक के रूप में नियुक्त किया, ताकि यात्री जो भी उस रास्ते से यात्रा कर रहे हों उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो, जिसे ही कारकुन कहा जाता था। इन सरायों का कुछ एग्जाम्पल जैसे मुगल सराय, दलसिंह सराय, बेगूसराय आज भी
उस स्थान पे शहर विकसित हो चुका है। शेर शाह सूरी दिल्ली पर शासन स्थापित करने के उपरांत मात्र 5 साल ही शासन कर पाया। शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो इंडो इस्लामिक स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। शेर शाह ने अपने मकबरा का निर्माण अपने जीवन काल में ही प्रारंभ कर दिया था, जिसे उसका पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा करवाया। यह इमारत शेर शाह का मकबरा 1545 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था और 25 मई 1545 को ही शेर शाह सूरी का मृत्यु हो गया। 1545 में शेर शाह सूरी कई क्षेत्रों पर अपना विजय स्थापित करने के बाद कलिंजर को भी अपने शासन के अधीन करने की कोशिश किया। यहीं जब यह गोला दाग रहा था तो एक गोला पुनः कलिंजर के दीवार से टकराकर वापस गोला बारूद जहां अधिक मात्रा में रखा था वहां पहुंच गया, जिससे एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी घायल हो गया और लहूलुहान स्थिति में वह वहां से बाहर निकला, परंतु वह जीवित नहीं बच पाया और 25 मई 1545 ईस्वी को कलिंजर में ही उसका मृत्यु हो गया। जिसे स्वयं द्वारा निर्माण करवाया हुआ सासाराम का मकबरा, जो कि रोहतास में स्थित है, यहीं शेर शाह सूरी को दफनाया गया। आज यह बिहार के इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का एक विशेष नमूना है। यह बिहार के रोहतास जिले में स्थित झील के मध्य में काफी मनोरम दृश्य है, जो कि पर्यटन का मुख्य केंद्र बना हुआ है। आइए अब हम शेर शाह सूरी के प्रशासन के बारे में संक्षेप अध्ययन करते हैं, क्योंकि इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन जब हम भारत के संदर्भ में मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे उस समय करेंगे। शेर शाह का प्रशासन केंद्रीकृत शासन प्रणाली पर आधारित था, अर्थात शासन का प्रमुख स्वयं राजा होता था। यह अपने प्रशासन के कुशल संपादन के लिए अपने विभागों को 4 प्रमुख भागों में बांटा था। पहला था दीवान ए वजारत, जिसका प्रधान वजीर होता था। यह मुख्य रूप से राज्य का आय व्यय वित्त एवं सरकार के अन्य भागों का निगरानी रखता था। दूसरा था दीवान ए आरिज, यह सैन्य विभाग था। इसके अंतर्गत सैनिकों की भर्ती, प्रबंधन एवं प्रशासन का दायित्व इसी के ऊपर होता था। तीसरा था दीवान ए रसालत, यह विदेश मंत्रालय था। इसके अंतर्गत राजदूतों का स्वागत, दूसरे देश के साथ पत्राचार, कूटनीतिक संबंध आदि कायम किए जाते थे। और चौथा था दीवान ए इंसा, यह राजकीय उद्देश्यों एवं घोषणाओं को लिपिबद्ध यानी लिखा करता था। इसी के अंतर्गत एक अन्य विभाग था मीर ए आतिश, जिसका इसके नियंत्रण में शेर शाह का तोपखाना हुआ करता था। मुहतसिब नामक अधिकारी लोगों की नैतिकता पर नजर रखते थे। शेर शाह अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए संपूर्ण भाग को अपने संपूर्ण साम्राज्य को 43 भागों में विभाजित किया और इसके प्रत्येक टुकड़े को इक्ता या सरकार कहा जाता था। यही 43 भाग में एक भाग को इक्ता या सरकार कहा जाता था, जिसके प्रधान सिकदार होते थे। सरकार के नीचे परगना होता था और परगना के नीचे गांव होता था। गांव में 2 अधिकारी होते थे, पटवारी एवं मुकदम। इस प्रकार शेर शाह सूरी के प्रशासन का सबसे छोटी इकाई गांव था। गांव के ऊपर परगना और परगना के ऊपर सरकार और सरकार के ऊपर शेर शाह सूरी का पूरा साम्राज्य आता था। और जो यह इक्ता या सरकार था, इसमें 2 अधिकारी होते थे। पहला सिकार ए सिकदराम और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकार ए सिकदराम कानून व्यवस्था का देखभाल करता था, जबकि मुंसिफ ए मुंसिफान लगान संबंधी मामलों को देखता था। शेर शाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए दाग एवं हुलिया की प्रथा को पुनर्जीवित किया गया। इसके अंतर्गत घोड़े पे दाग लगाया जाता था, जिसके बारे में विशेष रूप से मध्यकालीन भारत में देखेंगे। शेर शाह ने सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण की थी। शेर शाह ने भूमि को व्यवस्थित करने के लिए अहमद खां के नेतृत्व में संपूर्ण कृषि भूमि की पैमाइश करवाया था, जिसे आपने जब्त व्यवस्था के बारे में पीछे अध्ययन कर चुके हैं। और उसी पैमाइश के उपरांत भू राजस्व निर्धारण किया जाता था। शेर शाह ने भूमि पैमाइश के लिए राज ए सिकंदरी का प्रयोग करता था। यह 32 अंक का होता था।
चूंकि आज के समय में फीट वगैरह में मापते हैं, उसी प्रकार मापन का इकाई शेरशाह सूरी के समय राज ए सिकंदरी था। शेरशाह ने अपने शासन काल में कई सिक्के जारी किए। उसमें प्रमुख था दाम, रुपया और असरफी। दाम तांबे के सिक्के को कहा जाता था और यह 38 ग्रेन का होता था। रुपया चांदी के सिक्के को कहा जाता था और यह 148 ग्राम का होता था। असरफी मुख्य रूप से सोने के सिक्के को कहा जाता था और यह 167 ग्रेन का होता था। आप शेरशाह कालीन सिक्के को चित्र में देख सकते हैं। शेरशाह सूरी स्थापत्य के क्षेत्र में भी कई निर्माण करवाया। दिल्ली का पुराना किला का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। यह दिल्ली का पुराना किला है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। साथ ही साथ पटना में दुर्ग का निर्माण करवाया एवं पटना को राजधानी भी बनाया था। शेरशाह सूरी ने पटना में एक मस्जिद का भी निर्माण करवाया था। अब हम शेरशाह के उपरांत बिहार में अफगान शासक एवं उसके उत्तराधिकारी के बारे में अध्ययन करते हैं। शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी इस्लाम शाह हुआ, जो 1545 से 1553 ईस्वी तक शासन किया। 26 मई 1545 ईस्वी को जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से सुल्तान बना। चूंकि शेरशाह का 2 पुत्र था, पहला आदिल खां और दूसरा पुत्र था जलाल खां। यही दूसरा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह के नाम से दिल्ली के गद्दी पे आसीन हुआ। चूंकि आदिल खां एक अयोग्य पुत्र था, इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात अफगानों का पतन शुरू हो गया, क्योंकि आदिल शाह शासक बनना चाहा, परंतु यह अयोग्य होने के कारण इसके मामा द्वारा इसे भी मार दिया गया और अफगानों में अलग अलग क्षेत्रों में शासन स्थापित करने की महत्वाकांक्षा शुरू हो गई और अलग अलग शासकों के साथ अफगान में फूट पड़ना आरंभ हो गया और अफगान शासन का पतन शुरू हो गया। जुलाई 1555 ईस्वी तक हुमायूं पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चूंकि जब तक शेरशाह सूरी जीवित रहा तब तक हुमायूं दिल्ली पर अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया। इसके बाद जब इसके उत्तराधिकारी इस्लाम शाह का भी मृत्यु हो गया तो अफगानों की कमजोर स्थिति के कारण पुनः ईरान से हुमायूं ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली पर अपना शासन को पुनः स्थापित किया। परंतु 1555 से 56 ईस्वी में जब मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना हो चुकी थी, उसके बावजूद भी बिहार के क्षेत्र में अफगानों का ही नियंत्रण था। ताज खां करारानी ने यहाँ एक नवीन अफगान राज्य का गठन कर लिया था तथा अपना केंद्र बिहार शरीफ को बना लिया। 1564 में करारानी शासक बिहार को पूर्णतः स्वतंत्र कर यहाँ शासन स्थापित कर लिया। उसके उपरांत सुलेमान करारानी बिहार का शासक बना, जो 1565 से 1572 ईस्वी तक शासन किया। यह ताज खां के बाद शासक बना। इसने चालाकी पूर्वक मुगल सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि 1556 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन प्रारंभ हो गया था। सुलेमान करारानी का उत्तराधिकारी दाऊद खां करारानी हुआ, जो 1572 से 1576 ईस्वी तक शासन किया। इसने अकबर की अधीनता को नहीं माना और अकबर को इसने राजस्व भी नहीं भेजा। फलतः अकबर 1576 ईस्वी में राजमहल के युद्ध में दाऊद खां करारानी को पराजित किया और बिहार में मुगलों का वर्चस्व स्थापित किया। अकबर, चूंकि आप जानते हैं कि हुमायूं का पुत्र था, जो हुमायूं का उत्तराधिकारी बन दिल्ली पर मुगल साम्राज्य को पूर्ण रूप से स्थायित्व रूप से स्थापित किया और अंततः अकबर द्वारा बिहार में मुगल वर्चस्व स्थापित करने के बाद अपने प्रांतों में इसे शामिल कर लिया। इस प्रकार बिहार में अफगानों का शासन समाप्त हो गया। अगले अध्याय में बिहार में मुगल शासन के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि यह बिहार के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसका प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चूँकि बिहार राज्य से संबंधित कोई भी एग्जाम के लिए यह सीरीज अति महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान पूर्वक देखें और अपने अंकों में बढ़ोतरी करें। अगर वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो इसे दोस्तों तक शेयर करें, इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।